गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मॉडल सेट 3 का सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखूँगा और इस मॉडल सेट 3 में भी जो क्वेश्चंस हैं उसके पैटर्न को देखकर एक जनरल कंक्लूज़न निकालेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं टर्म 2 के एग्ज़ाम्स में वो प्रोबेबिलिटी किन किन सवालों के बनती है और इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, जो सबसे अहमियत रखता होगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पर भी खास नज़र डालेंगे और आपको बताएंगे कि जो इस सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना कितनी % है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो लेक्चर्स डाले जा रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग डाले जा रहे हैं कि आपका अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस हो परीक्षा में और आप अच्छा मार्क्स ला पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे के सारे सैम्पल पेपर जो भी मॉडल से डाले गए हैं, 5 मॉडल से डाले गए हैं JCERT के द्वारा, तो उनको आप पूरे मन से ध्यान से उसको समझें और तैयारी करें, उसको याद कर लें ताकि परीक्षा में जब कभी सवाल लिखना हो तो वहाँ कोई हेजिटेशन ना हो, कोई डाउट ना आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि फिर से मैंने पहले भी बताया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसका आंसर मैक्सिमम 1 सेंटेंस में लिखना है। क्वेश्चन 8 to 14 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लघुतरीय क्वेश्चन है जिसका जवाब लगभग 50 शब्दों में देना है, 30 से 50 शब्दों में देना है। और क्वेश्चन नंबर 15 to 19 क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय सवाल हैं और उनका जवाब 100 शब्दों में मैक्सिमम लिखना है। और इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में जो 7 क्वेश्चन है उसमें से 5 का जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 to 14 जो 7 क्वेश्चन है उसमें से 5 का जवाब लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 15 to 19 जो 5 सवाल है उसमें से 3 का जवाब लिखना है, मतलब टोटल 13 का जवाब लिखना है हमें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है कि सेक्शन 3 सेक्शन में इस क्वेश्चन पेपर को बांटा गया है। तो हम लोग पहले सेक्शन ए में आते हैं, सेक्शन ए जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। कहता है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रेट एक्सप्रेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है उनका सम होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर निकालना चाहें तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा 2 + 1। यह जो एक्सपोनेंट है 2 और 1, तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया इसका 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें कहा जाता है, अगर पूछता कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए तो कहते 2 होता, और कहते अगर पूछता कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी तो कहते कि ऑर्डर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट 1 एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का एक एप्लीकेशन लिखना है। तो बता दूं आपको कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो पूरा का पूरा बेस्ड है एडजॉर्प्शन की थ्योरी पे। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो एक एनालिटिकल टेक्निक है जिससे किसी भी सैंपल का प्योरिटी डिसाइड करते हैं, प्योरिटी फाइंड आउट करते हैं, वो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी जो पूरा का पूरा एडजॉर्प्शन के थ्योरी पे ही बेस्ड है। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा या सुना भी होगा, डीकलराइजेशन ऑफ रॉ शुगर। डीकलराइजेशन ऑफ रॉ शुगर, चीनी जो बनता है चीनी मिल में उसका कलर येलोइश होता है और उसमें बोन चारकोल मिला दिया जाता है, जो बोन चारकोल उस येलोइश कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कलर, चीनी का कलर जो है हमारे सामने जो है सफ़ेद, वो मिलता है, चीनी का जो नेचुरल कलर है।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन दिस। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का होल 6 और ये Cl3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। तो मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो x प्लस 6, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, प्लस 3 इंटू -1 बराबर 0। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो +3 आवेगा। हालांकि क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, हाँ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +3 हो ही नहीं सकता है, यह मिसप्रिंटिंग है। लेकिन मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो सवाल है उसका जवाब है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। कॉपर का +3 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 4, IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने के लिए जो कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो ब्यूट 2 इन 1 आल, इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन 1 आल। ये इसका IUPAC नेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि किस विटामिन की कमी से के कारण रतौंधी होता है? विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? तो विटामिन ए, उसका आंसर होगा विटामिन ए। इसके कारण रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो इसका आंसर हो गया विटामिन ए। राइट एनी वन यूज ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नाम सुना होगा आपने, बहुत ही कॉमन नेम है। 6वां क्वेश्चन है, PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, और PVC का इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप। जो पानी सप्लाई करने वाला पाइप होता है उस पर लिखा भी रहता है PVC पाइप। चेयर बनाने में इसका यूज होता है, बकेट बनाने में इसका यूज होता है, टेबल बनाने में इसका यूज होता है। तो PVC के बहुत सारे यूजेज हैं, कोई एक यूज ही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पीड़ाहारी, मतलब पेन किलर, जो दर्द समाप्त कर दे वो कहलाता है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक बहुत सारे होते हैं, जैसे एस्पिरिन, नाम सुना ही होगा आपने, एस्पिरिन जो ब्रांड नेम से डिस्प्रिन से बिकता था। आइब्रूफेन, यह सब एनाल्जेसिक है। तो एनाल्जेसिक एग्जाम्पल। इस तरह से ये सेक्शन A कंप्लीट हुआ। इसमें 7 सवाल हैं, जिसमें से 5 का जवाब आपको लिखना है। सेक्शन B। सेक्शन B में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होता है सेक्शन B। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 200 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है 200 सेकेंड इनवर्स। तो T हाफ हमें निकालना है। आपको पता है, याद होना चाहिए फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ होता है 0.693/K। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, 0.693/200 सेकेंड इसका हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एक है डायलिसिस, बड़ा ही कॉमन वर्ड है ये डायलिसिस। ये सरफेस केमिस्ट्री के कोलोइडल पोर्शन से आता है
और डायलिसिस का नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई आदमी डायलिसिस पर है, जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, मरणासन पे चले जाते हैं लोग, तो हॉस्पिटल में उनको डायलिसिस पे रख दिया जाता है। तो डायलिसिस होता क्या, ये समझ लीजिए कि कोलोइडल सॉल्ट को प्यूरिफाई करने के लिए हम उस कोलोइडल सॉल्ट को पार्चमेंट पेपर में बांध के, एक उसके पोटली में बांध के, और रनिंग वाटर में जब डुबाते हैं तो वाटर उसमें इंटर करता है और फिर दूसरे साइड से निकलता है। तो वाटर के साथ साथ जो भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो सब वॉश आउट हो जाती है, और इस प्रोसेस का नाम है डायलिसिस। हिंदी में अपोहन उसको लिखा है, हाँ, डायलिसिस। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो है किया जाता है इस मेथड से, तो उस टेक्निक को कहते हैं डायलिसिस। और तब कहा जाता है कि किसी आदमी को, किसी पेशेंट को डायलिसिस पर रखा गया है। तो डायलिसिस का यह मतलब होता है। तो यहाँ भी वही बात है डायलिसिस का कि कोलोइडल सॉल्ट का प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं, हम कोलोइड का प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं इन द बैग ऑफ पार्चमेंट पेपर दैट मस्ट बी डिप्ड इनटू द रनिंग वाटर सो दैट all the impurities are washed away with the water and this is the dialysis. दूसरा है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, सुन लीजिए बात को कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। कि जब किसी कोलोइडल सॉल्ट से, ये मान लीजिए कि हमने एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लिया है और इसमें भर दिया है कोलोइडल सॉल्ट और इससे पास कराते हैं लाइट, तो कहता है कि जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखा जाता है तो बहुत सारे ब्राइट कोन्स नज़र आते हैं, ब्राइट कोन्स नज़र आते हैं, और इसी इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। मतलब कि when the ray of light passes through the colloidal salt, then many bright cone shaped are observed when viewed from the perpendicular direction to the ray, and this effect is known as Tyndall effect and the cones are known as Tyndall cones. तो इसका कारण है, रीजन बताया गया है कि स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light by the particles of dp, particles of dp dispersed phase, और यही कारण है टिंडल इफेक्ट का। तो टिंडल इफेक्ट का हिंदी में फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब किसी कोलोइडल विलयन से, कोलोइडल मिक्सचर से, कोलोइडल मिश्रण से लाइट पास कराया जाता है और उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखा जाता है, तो बहुत सारे चमकते हुए कोन शेप के बहुत सारी आकृति नज़र आती है, जिसको कहते हैं टिंडल प्रभाव, और यह होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट फॉर्मूलाई ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मैं पहले नाम लिख देता हूँ। पोटेशियम टेट्रासियानोनिकेलेट 2, पोटेशियम टेट्रासियानोनिकेलेट 2। तो इसमें सबसे पहले मुझे सिंबल लिखना चाहिए निकेल का, उसके बाद टेट्रासियानो मतलब Cn का होल 4। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का 2 होना चाहिए, तो ये 4 है तो 2 माइनस यहाँ दीजिएगा तो हो जाएगा। उस 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए यहाँ K2 2K देना होगा, यही इसका फॉर्मूला है पोटेशियम टेट्रासियानोनिकेलेट 2 का। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, बी में है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो देखिए सबसे पहले हमें लिख देना चाहिए कोबाल्ट का सिंबल, उसके बाद एमीन है तो NH3, 6 हेक्सा है तो 6। अब इस पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 होना चाहिए, तो यहाँ 3+ होना चाहिए। उस 3+ को बैलेंस करने के लिए सल्फेट का यूज करना है। सल्फेट पर तो होता है 2- चार्ज, तो 2- चार्ज के लिए हमको 1.5 सल्फेट चाहिए। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं और नहीं
तो इसी को ऐसे भी लिखा जाता है CONH3 का होल 6, इसको हम ऐसा करेंगे कि 2 कर देंगे और SO4 3 कर देंगे। ये भी हो सकता है और इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ये रिपीट हो रहा है, पिछले सेट में भी था। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, तो NiCO का होल 4, ये टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 का फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। मैं अभी इसको बताता हूँ थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करके। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या है ये भी देख लीजिए, पहले तो रिएक्शन ही समझिए। C6H5NH2, इसको जब स्ट्रक्चर से लिखेंगे तो और क्लियर होगा। C6H5NH2, इसका रिएक्शन करवाता है NaNO2, आप समझ गए होंगे इसी से, प्लस HCl, ये नाइट्रस एसिड हुआ और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ बनता है A, तो बनेगा क्या, डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 + Cl-, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको क्वेश्चन में लिखा हुआ है A, तो यह A बना। अब इस A को CuCN से रिएक्शन कराया जा रहा है। तो CuCN से रिएक्शन कराया जा रहा है, सैंडमियर्स रिएक्शन है ये, और इसमें यहाँ लगेगा Cn, तो ये B है, इसको B कह रहा है। उसके बाद इसका निकेल H2Ni से रिडक्शन करवाया जा रहा है, H2Ni से रिडक्शन करवाया जा रहा है। तो साइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो एमीन बनता है, CH2NH2 प्राइमरी एमीन बनेगा, तो इसका नाम हो गया बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन ये बना। तो ये है C, इसको कह रहा है क्वेश्चन में C। तो ये तीनों आपको लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे रिएक्शंस आपका पढ़ा हुआ है और बड़ा आसान है, आप समझ रहे होंगे इन सारे रिएक्शंस को। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द फॉलोइंग पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज के बारे में को डिफाइन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स, जैसे मान लीजिए ना कि ये CH3 नहीं, CH2NH2, C डबल बॉन्ड OH, ये है ग्लाइसिन, यह एक एमिनो एसिड है। जब ये रिएक्ट करता है H2NCH3 एलानीन से, ये है एलानीन, तो यहाँ से OH और यहाँ से H एक बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है और बन जाता है H2NCH2 C डबल बॉन्ड ONH CH CH3 COOH। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो लिंकेज है यही लिंकेज कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। आप समझ गए होंगे, मैंने ये लिख दिया और इसको लैंग्वेज में भी लिख देना है कि व्हेन टू एमिनो एसिड्स अंडरगो कंडेंसेशन with evolution of small water molecules, then we get the peptide linkage।
ये पेप्टाइड लिंकेज मिला और इस तरह से एक लंबा चेन बनता है जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और उसी पॉलीपेप्टाइड का अगर कोई बायोलॉजिकल फंक्शन हो गया तो वो कहलाता है प्रोटीन। तो ये पेप्टाइड लिंकेज का मैंने एक लिख दिया। प्रोटीन का विकृतीकरण, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये पेप्टाइड लिंकेज जो है वो ए था, ठीक है। और बी में है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन। देखिए कोई भी प्रोटीन है उसका अपना एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल फंक्शन है। अगर हम किसी तरीके से उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तब उस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। और उसको डिस्ट्रॉय करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, उसको गर्म करके, उसको ठंडा करके, उसको सेक करके, चर्निंग से उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हमने डिस्ट्रॉय करा। और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो डीनेचर्ड हो गया प्रोटीन। और उसमें डीनेचुरेशन का मतलब तो समझ गए आप, इसमें जो 4 स्ट्रक्चर है उसमें से केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका इंटैक्टली सेम रह जाता है, बाकी सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिस्टर्ब हो जाता है। तो डीनेचुरेशन का मतलब हुआ कि वी हैव टू डिस्ट्रॉय द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन बाय एनी मीन्स, तो ये डीनेचुरेशन कहलाता है। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 13, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन दोनों में 2 डिफरेंस लिखने हैं। तो बता दूं आपको कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको गर्म कीजिएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट ऑन हीटिंग, और जब ठंडा कीजिएगा तो हार्ड हो जाएगा, एंड हार्ड ऑन कूलिंग, जब ठंडा करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें जब गर्म कीजिएगा तो हार्ड हो जाएगा, हार्ड ऑन हीटिंग। जब उसको गर्म किया जाएगा तो वो हार्ड होगा एंड रिमेन हार्ड, वो जल जाएगा लेकिन फिर सॉफ्ट नहीं होगा, रिमेन हार्ड, वो सॉफ्ट नहीं होगा। जैसे बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है। और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कंपैरेटिवली वीकर होता है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। ये 2 डिफरेंस आप आसानी से लिख सकते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। राइट ब्रीफली विथ 1 एग्जाम्पल इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक जो है वह एक एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन है। यह एक एंटी माइक्रोबियल होता है जो एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, एक्सटर्नल यूज ओनली, वो केवल एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। इसको खा नहीं सकते हैं, इंटरनल पार्ट में डाल नहीं सकते, मतलब आप इसको इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग सेल पे यूज होता है, यूज्ड एट लिविंग सेल्स, जैसे डेटॉल, नाम सुना ही है आपने, बिथियोनॉल, टेटमोसोल साबुन में बिथियोनॉल होता है, ये सब एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा कहता है ट्रैंक्विलाइजर, प्रशांतक,
ट्रैंक्विलाइजर्स। जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका इलाज करने के लिए जिस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रैंक्विलाइजर कहलाता है। ये मेंटल पेशेंट्स को दिया जाता है, मेंटल पेशेंट्स को दिया जाता है। और ये सीडेटिव होते हैं। सीडेटिव का मतलब जो सुलाने वाला हो, नींद पैदा करता हो, वो सीडेटिव होते हैं। और जनरली ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो बारब्यूटरेट्स होते हैं, बारब्यूटरेट्स। इसके एग्जाम्पल्स होंगे इक्वेनिल, वेरोनॉल वगैरह वगैरह। जैसे ट्राइका वगैरह खाते हैं तो वो ट्रैंक्विलाइजर्स ही है। ट्रैंक्विलाइजर्स एक्चुअली जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट कहिए ना, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है ये ट्रैंक्विलाइजर्स। तो क्वेश्चन ये सेक्शन बी भी समाप्त हुआ। हम लोग अब इंटर करते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू होता है सेक्शन सी। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट 500K एंड 700K। देखिए मैं डाटा पहले लिख लेता हूँ कि दो टेम्परेचर है, T1 है 500K एंड T2 है 700K। रेट कांस्टेंट दिया है, मतलब K1 दिया है 0.002 नहीं 0.02 सेकेंड इन्वर्स, और K2 दिया है 0.07 सेकेंड इन्वर्स। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ EA। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ log 7 एंड log 2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो बड़ा आसान है, हम इसका केवल कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है सारा वैल्यू और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है कि log K2 बाई K1 बराबर EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, यही फॉर्मूला है। और इसमें जब सब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 0.07 बाई 0.02 बराबर EA बाई 2.303, R का वैल्यू 8.314, R तो गैस कांस्टेंट है, 1/500 माइनस 1/700। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log 7 माइनस log 2 बराबर EA बाई 2.303 इंटू 8.314, इसका एलसीएम हो गया 500 इंटू 700 और ये हो जाएगा 700 माइनस 500। ठीक बात है। तो अब इसमें से इसका वैल्यू हमको पता है 0.84 दिया हुआ है, 0.30 बराबर EA इंटू 200, ठीक है, बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 35 1 2 3 4, ये तो होगा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। तो अब EA अगर निकालते हैं आप तो वो हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3500 इंटू 0.54 बाई 2, इतना जूल आंसर होगा। इसको सॉल्व करिएगा, यही आंसर आएगा। बड़ा मज़ेदार होता है, न्यूमेरिकल है। तो देखिए 5 में 5 नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर्ड बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस
हाउ डज इट रिएक्ट्स विथ 16। और आपको मैं बता दूं कि ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड में। टर्म 2 में ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना निश्चित 100% पूछेगा ही। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखिए इसमें करते क्या है स्टेप 1 में कि बर्निंग ऑफ सल्फर को जलाते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके और बना देता है SO2 गैस। दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है SO2 का, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, और इसमें एक कैटलिस्ट भी यूज होता है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो बन जाता है SO3 गैस। और इसमें इंथैल्पी का जो चेंज है, एनर्जी का जो चेंज है वो है -196 किलो जूल मोल इन्वर्स, मतलब यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो डेल्टा H निगेटिव हो गया। और यहाँ देखिए 1 मोल गैस और आधा मोल 1.5 मोल, और इधर 1 ही मोल गैस है, मतलब इंट्रोपी भी घट रहा है। इसका मतलब डेल्टा S भी निगेटिव है। तो डेल्टा S निगेटिव हो तो डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो इसके लिए तो हो जाएगा माइनस डेल्टा H और प्लस T डेल्टा S। इसका मतलब कि यह रिएक्शन जब कभी कराया जाएगा ताकि डेल्टा G निगेटिव हो, तो डेल्टा G निगेटिव होने के लिए डेल्टा H तो निगेटिव है, ठीक है, तो T डेल्टा S भी निगेटिव हो गया, डेल्टा S घट रहा है तो निगेटिव हो गया तो प्लस हो गया। इसका मतलब है कि इसमें ये वैल्यू कम होना चाहिए, ये वैल्यू कम होना चाहिए। तो लोअर टेम्परेचर पे इसको कराएंगे। तो एक बात तो ये हो गई। अब अगले स्टेप में C में, तीसरे स्टेप में, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा बना है इसको सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराया जाएगा। यहाँ एक बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, बच्चे हमेशा सवाल पूछते हैं कि C में SO3 जो है इज पास्ड थ्रू H2SO4, H2SO4 से उसको पास कराया जाता है। तो H2SO4 प्लस SO3 तो ये बना देता है H2S2O7, जिसको हम लोग कहते हैं ओलियम बना। और इस ओलियम का स्टेप लास्ट स्टेप में H2S2O7 में जब वाटर मिलाया जाता है तब बनता है 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और इस तरह से 96 से 98% प्योरिटी वाला सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। यहाँ पर एक डाउट मैंने ये कहा कि अगर आप H2O में SO3 मिला दोगे तब भी H2SO4 बनेगा, लेकिन इस प्रोसेस में क्या खतरा है कि ये जो SO3 गैस है ये वाटर में जल्दी सॉल्युबल नहीं होगा और पूरे लैब में केवल धुआं भर जाएगा, बहुत वाइट फ्यूम्स भर जाएगा जो सफोकेटिंग होता है, खतरनाक होगा, डेंजरस होगा। इसलिए हम लोग इस स्टेप को यहाँ नहीं करते हैं, वाटर में सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं मिलाते। अब तो बात हो गई। अब कहता है कि इसका रिएक्शन बताइए आप कॉपर के साथ। तो रिएक्शन विथ कॉपर, तो जब कॉपर का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं 2H2SO4 तो बनाता है ये CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O 2H2O। दूसरा है कार्बन के साथ शायद
कार्बन के साथ, रिएक्शन विथ कार्बन, रिएक्शन विथ कार्बन, तो कार्बन प्लस H2SO4, फिर वही बात है, बनाएगा CO2 गैस प्लस SO2 प्लस SO2 प्लस H2O। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाया और उसका रिएक्शन कॉपर एंड कार्बन से दिखाया। क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से वही स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है, 5 स्ट्रक्चर बनाने और 5 नंबर पा लेने हैं। H2S2O8, H2S2O8, एक पेरोक्साइड लिंकेज होगा SOSOH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 4 6 5 5 3 8, यही है H2S2O8। XeO3 ये A का हुआ, B में XeO3 तो जेनन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, XeO3। C XeOF4, XeOF4 में यहाँ जेनन है, यहाँ ऑक्सीजन हो जाता है, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है, इसका F है और ये F है, ये XeOF4 है। SF4 सीसो स्ट्रक्चर, SF4 का यहाँ सल्फर, यहाँ F, यहाँ F और ये सीसो स्ट्रक्चर होता है SF4 का। और S8 क्राउन स्ट्रक्चर, सल्फर 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 सल्फर, ये क्राउन स्ट्रक्चर, ये S8 मुकुट के जैसा स्ट्रक्चर होता है। S8 शायद ये कट गया है, तो मैं आपको फिर से इधर ड्रॉ कर देता हूँ S8 को। S8 ये सल्फर हुआ, सल्फर 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 एंड सल्फर, यही है S8 क्राउन के जैसा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 18, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें कहता है कि यह रिएक्शन शो किया जाता है एसिड एमाइड के द्वारा, जिसमें यह ग्रुप प्रेजेंट हो। एसिड एमाइड के द्वारा जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, जब यह रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है प्राइमरी एमीन RNH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो कह सकते हैं इसमें जब नोट्स लिखना हो तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय एसिड एमाइड्स इन विच an acid amide is treated with bromine
इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव प्राइमरी एमीन्स। और इस प्राइमरी एमीन में एक कार्बन एटम घट जाता है, मतलब कहीं भी अगर एक कार्बन घटाना होगा तो हमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का सहारा लेना होगा, और इससे प्राइमरी एमीन बनता है जिसमें एक कार्बन पेरेंट स्टार्टिंग कंपाउंड से एक कार्बन कम होता है, इसलिए इसका नाम भी है डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुआ, ये ए में हुआ। दूसरा है बी में कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन देखिए, ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का एक रिएक्शन है जिसमें डाइजोनियम ग्रुप रह जाता है, रिटेन कर जाता है, तो कपलिंग रिएक्शन उसको कहते हैं। N2Cl- प्लस H यहाँ लिया NH2, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ से रिएक्शन होता है, ये निकल जाता है HCl, इसलिए यह रिएक्शन हमेशा NaOH के प्रेजेंस में होगा, बेस के प्रेजेंस में, और येलो डाई बनता है इससे, इसका कलर येलो होता है, N डबल बॉन्ड N, येलो डाई बना, और यही रिएक्शन कहलाता है कपलिंग रिएक्शन। तो कहेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का ऐसा रिएक्शन जिसमें डाइजोनियम ग्रुप बरकरार रह जाता है को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, और इससे डाई बनाने में इसका उपयोग डाई बनाने में किया जाता है। तो ये कपलिंग रिएक्शन हुआ। तीसरा है कैनिजारो रिएक्शन, सी में है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन है कार्बोनिल का रिएक्शन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन। एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वह कैनिजारो रिएक्शन देता है बेस के प्रेजेंस में। जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा KOH के साथ तो इसके दो मोल्स होते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है कि एक वैसा कार्बोनिल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बेस के प्रेजेंस में, क्षार के प्रेजेंस में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में भाग लेते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। एसिटल्डिहाइड ये है, नहीं 1 है, 1। एसिटल्डिहाइड का मतलब हुआ CH3CH डबल बॉन्ड O। जब यह रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल एमीन से, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो ऑक्साइन बनेगा। हाइड्रोक्सिल एमीन, ये तो कार्बोनिल का बड़ा ही कॉमन रिएक्शन है। यहाँ से H और यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा -H2O, और बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ये ऑक्साइन बनेगा। हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन जब एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो ऑक्साइन बनता है। दूसरा है एसीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजीन। एसीटोन का मतलब हुआ ये कीटोन। एसीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजीन H2N
NH2, ये हाइड्राजीन है। तो ये सब बड़ा ही कॉमन रिएक्शन है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और H2O के बाहर निकलने से जो बनेगा वो हाइड्राजोन बनेगा। इसको कहते हैं हम लोग हाइड्राजोन, हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन, हाइड्राजोन, ये हाइड्राजोन बनेगा। तीसरा है फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विथ कॉन्क H2SO4। तीसरा है फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विथ कॉन्क H2SO4। बताते चलें कि कॉन्क H2SO4 जो होता है वह एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर का हमें मिक्सचर मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर का मिक्सचर मिलेगा। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। एसिटिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस ये हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन है और इसमें कहता है, स्पेशलिटी है इस रिएक्शन की कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका होगा और ये HVZ रिएक्शन है। इसको हम लोग कहते हैं HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन है ये, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। और एक और सवाल है, रिएक्शन है कि एसिटल्डिहाइड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है। पांचवा, एसिटल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH। तो आपको याद होगा ये अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, जिसमें अल्डोल बनेगा CH3, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ CH2 लगेगा, ये अल्डिहाइड बनेगा। अल्डोल बनता है और फाइनल जो प्रोडक्ट होता है यहाँ से फिर H2O निकल जाएगा, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन हुआ, अल्डोल कंडेंसेशन। और इस तरह से ये क्वेश्चन 19 सवाल मैंने आपको बता दिया है। इस सैम्पल पेपर का, इस मॉडल सेट का तीसरा मॉडल सेट समाप्त होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चंस जो है वो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के ले आया। और आप जब गौर करेंगे तो NCERT के एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट या एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन है, बाहर से कहीं से नहीं है। A to Z क्वेश्चन NCERT से है। तो आप केवल NCERT को एक बार पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और पढ़ना कितना है सेकेंड टर्म के लिए, जो सिलेबस स्प्लिट किया गया है सेकेंड टर्म के लिए उतने ही से। लेकिन इस बार तो एग्जामिनेशन दोनों टर्म का एक साथ होना है तो पढ़ना है पूरा। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका पैटर्न देख के एक कॉमन अंदाज़ा लगा सकते हैं। कन्वर्जन रहना है, क्या होता है जब तब रहना है, IUPAC नोमेनक्लेचर रहना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर एक सेट में केवल और केवल फार्मूला लिखना और नाम लिखना, यही तो दो टॉपिक से सवाल है। तो ये सब कुछ कॉमन सवाल है जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चैप्टर से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बात रही, ये थर्ड मॉडल सेट मैंने कंप्लीट कर दिया है। फोर्थ मॉडल सेट की बात करेंगे अगले वीडियो में। कोशिश करेंगे कि होली से पहले पाँचों के पाँचों मॉडल सेट आपके सामने हो, उसका सॉल्यूशन आपके पास हो और आप उससे लाभान्वित हो, अच्छे मार्क्स आपको आए। और ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ कि आपको अच्छे मार्क्स आए और अच्छा आप भविष्य में बहुत अच्छा करें। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अगले वीडियो में हम आपको और भी कुछ ट्रिक्स बताएंगे। फिर से एक रिक्वेस्ट कर देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो वीडियोस अभी डाले जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। खास करके 12th एग्ज़ाम में जो अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, उनके लिए ये बहुत ही अहमियत रखने वाले हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन, चूँकि वीडियोज़ रोज़ आ रहे हैं तो आप मिस न कर जाएं, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।